जेलिस हुआ आदित्य चैप्टर 15 चलिए शुरू करते हैं। अबीरा बहुत ज्यादा खुश थी अपनी दादी माँ से मिलकर, क्योंकि पिछली जिंदगी में त्रिशा की वजह से उसकी दादी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। जब वो सीढ़ियों से गिरकर हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्हें गिराने वाला भी कोई और नहीं त्रिशा ही थी, जो दादी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि दादी ही एक ऐसी थी पूरे घर में जो उस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। त्रिशा ने दादी का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अबीरा अपनी दादी को जिंदा देख अपने आंखों के कोनों से आंसू रोक नहीं पाती और उसकी पकड़ गोदावरी जी पर काश गई थी। आखिर गोदावरी जी ही तो एक ऐसी इंसान थी इस पूरे घर में जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करती थी, जो उस पर जान छिड़कती थी, चाहे वह कोई गलती भी क्यों ना करे, उसके बावजूद भी वह हमेशा ही उसके सपोर्ट में रहती थी और अबीरा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी, चाहे अबीरा की कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो। और जब पिछली जिंदगी में अबीरा आदित्य से आजादी चाहती थी, उसमें भी पूरे घर में सिर्फ गोदावरी जी ही थी जो उसके साथ खड़ी थी और पूरे घर से और आदित्य से लड़ रही थी सिर्फ अबीरा के लिए, क्योंकि गोदावरी जी हमेशा ही खून के रिश्ते को सबसे पहले मानती थी और लोगों को पहचानने में उनकी नजरें भी बहुत तेज थी। इसीलिए तो त्रिशा की चालाकी उनकी नजरों से कभी बच नहीं पाई थी और वह हमेशा ही अबीरा को समझती थी कि यह लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, से दूर ही रहे। लेकिन अबीरा की आंखों पर ईशा ने अपनी अच्छाई की पट्टी बंधी थी, जिसकी वजह से वह उसका असली चेहरा कभी भी देख ही नहीं पाए और हमेशा ही गोदावरी जी से त्रिशा के लिए लड़ती थी। लेकिन आज अबीर को अपने ही फैसले पर दुख हो रहा था कि क्यों उसने अपनी दादी की बात नहीं मानी थी। वही गोदावरी जी को अबीरा आज थोड़ी अलग लग रही थी और साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल भी, क्योंकि जिस तरह से अबीरा ने टाइटली गोदावरी जी को हक किया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी प्यारी पोती को उन पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। जैसे गोदावरी की प्यार से अबीरा के बालों को सहलाते हुए उससे अलग होती है और फिर उसे अपने बगल में बैठे हुए खुशी के साथ कहती है, आखिरकार तुम्हें याद मेरी आ ही गई, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई, कितना फोन किया था मैंने लेकिन तुमने एक बार भी नहीं उठाया। ये बोलते हुए गोदावरी जी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो अबीरा गोदावरी जी को कस के गले लगाते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं था, तो भला मैं आपको कॉल कैसे करती, आखिर आप तो मेरी दीदा हो दीदा। और फिर अबीरा गोदावरी जी को मस्का लगाते हुए उन्हें खुश करने के लिए कहती है, वैसे दीदा इतने दिनों से मैं आपके साथ नहीं थी, तो आप ऐसा क्या खा रहे थे कि आप तो दिन पर दिन और भी ज्यादा जवान होती जा रही हो, लगता है कुछ दिनों में लोग आपको मेरी छोटी बहन कहने लगेंगे। अबीरा ने यह बात बोलते हुए बिल्कुल बच्चों जैसी शक्ल बना ली थी, जिसे देखकर तो कोई कहा ही नहीं सकता था कि यह मासूम लड़की झूठ भी इतनी सफाई से बोल सकती है। वही अबीरा की है बात सुनकर तो एक पल के लिए मैसेज कुंद्रा की हंसी छूट जाती है, लेकिन वह अपनी हंसी बड़ी ही मुश्किल से दबाते हुए खुद को नॉर्मल करती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसकी सासू माँ को गुस्सा आया तो उनकी खैर नहीं। वही अबीरा इस तरह बातें बनाते हुए मिस्टर कुंद्रा तो उसे पहली बार देख रहे थे। आखिर उन्हें पता कैसे नहीं था कि उनकी यह बेटी बातें बनाना भी बहुत अच्छे से जानती है, और साथ ही उन्हें थोड़ी हैरानी भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक अबीरा को इतना खुश कभी नहीं देखा था, क्योंकि अबीरा कभी भी उन लोगों के सामने मुस्कुराती नहीं थी, यहाँ तक कि अच्छे से बात तक नहीं करती थी, हमेशा गुमसुम सी खामोश रहती थी, जिससे मिस्टर और मिसेस कुंद्रा को अबीरा की बहुत फिक्र होती थी। मिसेज कुंद्रा मिस्टर कुंद्रा के करीब आते हुए उनके कान में धीरे से थोड़ा हैरानी के साथ कहती है, क्या जो मैं देख रही हूँ वही आप भी देख रहे हैं, क्या ये सच में हमारी बेटी अबीरा ही है? ये तो यहाँ आते ही उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी मिस्टर कुंद्रा की नजर आदित्य पर जाती है, जो कब से उनसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा था। उनका तो ध्यान ही नहीं गया था आदित्य पर अबीरा को देखने के बाद, और वह तो भूल ही गए थे कि यहाँ पर आदित्य भी मौजूद है, जो उनकी बेटी को यहाँ पर लेकर आया है। वो तो अपने दामाद को ही भूल गए थे, इसीलिए वह जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए मैसेज कुंद्रा को तैयारी करने के लिए कहते हैं और फिर जल्दी से आदित्य को अपने पास सोफे पर बिठाते हैं और उसके बिजनेस के बारे में पूछने लगते हैं। वही आदित्य बिना किसी भाव के सोफे पर पैर चढ़ाए बिल्कुल किसी राजा की तरह बैठ जाता है और उसकी नजरें सिर्फ अबीरा पर ही टिकी थी, जो गोदावरी जी को मस्का लगाने में बिजी थी, और साथ ही आदित्य को बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव इतने कठोर थे कि उसे देखकर कोई कह ही नहीं
नहीं सकता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वही जब गोदावरी जी आदित्य को देखती हैं तो उनका मुंह बन जाता है, क्योंकि वह आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अवीरा ने जब उन्हें बताया था कि आदित्य उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखना और उस पर गुस्सा करता है और उसे मारता भी है, तो उनके दिल में और दिमाग में आदित्य के लिए एक अलग ही छवि बन गई थी। पहले ही वह इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अवीरा यह शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अवीरा के शरीर पर कुछ चोटों के निशान देखे तो वह आदित्य से कुछ हद तक नफरत करने लगी थी। लेकिन आदित्य के पास पैसा और पावर इतना ज्यादा था कि वह चाहकर भी अवीरा को उससे अलग नहीं कर पाए, और ना ही वह अपनी पोती के लिए कुछ कर पा रही थी, जिससे वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। और उनका बेटा भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे तो अपने बिजनेस की पड़ी थी जो आदित्य की वजह से और ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन अभी वह कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अवीरा उन्हें बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। पहली बार तो वह अपनी पोती को इतना खुश देख रही थी, इसीलिए गोदावरी जी अब अवीरा पर अपनी नजरें करती हैं, जिसकी चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसका चेहरा पहले के मुकाबले और भी ज्यादा प्यार और खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी और वह इतनी प्यारी प्यारी बातें भी तो कर रही थी, जिससे तो साफ था कि अवीरा खुश है। कुछ ही देर में गोदावरी जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अवीरा की बातें सुन हंसते हुए कहती है, सच में अब तो मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम मेरी अवीरा हो। आखिर इतनी प्यारी प्यारी बातें बनानी कहाँ से सीख ली तुमने? तो अवीरा मुस्कुराते हुए बिल्कुल मासूमियत के साथ कहती है, क्या दीदा, मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी, लगता है आपने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। वहीं कुछ देर में मिसेज कुंद्रा भी सर्वेंट के साथ चाय नाश्ता लेकर आ जाती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अब बातें ही करते रहना है या फिर कुछ खाना भी है? तो अवीरा, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, वह एकदम से थोड़ी कम हो जाती है और फिर वह मिसेज कुंद्रा की तरफ देखती है और उसकी आंखों में मानो जैसे नामी उतरने लगी थी। लेकिन अवीरा अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसे अपनी सारी गलतियां धीरे धीरे कर याद आ रही थी कि कैसे उसने अपने मॉम डैड को कितना ज्यादा परेशान किया था और कितना हक किया था, वह भी सिर्फ त्रिशा के बहकावे में आकर, जो याद आते ही अवीरा का गला रुंधा हो जाता है और दिल छल्ली छल्ली, और वह अपने चेहरे पर इमोशन से भरे भाव लिए एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, जिससे मिसेज कुंद्रा के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अवीरा उन पर गुस्सा करेगी, जिससे उनकी आंखें थोड़ी नीचे हो जाती है, क्योंकि उन्हें आज तक पछतावा था अवीरा को गांव में अकेले छोड़ने का। अपने रिश्तेदारों के पास लेकर अवीरा हमेशा ही उनसे नफरत करती थी और अवीरा की नफरत मिसेज कुंद्र को अंदर तक तोती थी। लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी का तो मनो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अवीरा एकदम से उनके गले लगाते हुए कहती है, आई मिस यू मामा। मिसेज कुंद्रा बिल्कुल पत्थर की तरह मानो कुछ पल के लिए एक जगह ठहर सी गई थी। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अवीरा ने उसे माँ कहा। उसके तो कान तरस गए थे अवीरा के मुंह से यह शब्द सुनने के लिए, क्योंकि अवीरा जब से गांव से वापस दिल्ली आई थी तब से उसने एक बार भी उन्हें माँ कहना तो दूर, उनसे सही से बात तक नहीं की थी, और हमेशा ही वह गुस्से से बस यही कहती थी कि आप जैसे पेरेंट्स होने से अच्छा है कि मेरे पेरेंट्स ही ना होते, जो अपने ही बच्चे को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं। मिसेज कुंद्रा का तो दिल मानो दर्द से तड़प उठता था, लेकिन आज उनके दिल में जैसे मानो ठंडक सी पड़ गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे, जैसे मानो उन्हें दुनिया भर की खुशियां एक साथ मिल गई हो। आज उनकी बेटी ने उन्हें माँ कहा था, वही बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा मानो जैसे झटका लगा था, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अवीरा ऐसा कुछ करेगी। सभी लोगों को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और न ही अपनी आंखों पर, लेकिन जो भी था वह सच था। अवीरा कुछ पलों बाद मिसेज कुंद्रा से अलग होते हुए मुस्कुरा कर कहती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है मम्मा, मुझे आपके हाथों की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खानी है, क्या आप मेरे लिए बनाएंगी? मिसेज कुंद्रा के पैर तो मानो जैसे जमीन पर ही नहीं थे। वह एकदम से खुश होते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी कचौड़ियाँ बनाऊंगी अपनी स्पेशल चटनी के साथ। और फिर मिसेज कुंद्रा तो खुश होते हुए किचन की ओर चली जाती है। वहीं मिस्टर कुंद्रा को भी बहुत खुशी हो रही थी अपनी बेटी को इस तरह धीरे धीरे कर बदलता हुआ देखकर, और उन्हें आज अपने फैसले पर खुशी हो रही थी कि उन्होंने आदित्य के साथ अवीरा की शादी करवाकर अच्छा ही किया। जैसे आज अवीरा इतनी खुश है, लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अवीरा ने गोदावरी जी से भी बहुत अच्छे से बात की और विमला को भी माँ कहा, लेकिन अवीरा ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा, जिससे मिस्टर कुंद्रा को अपने दिल में एक टीसी महसूस हो रही थी।
वही अबीरा को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है और वही एकदम से अपनी नजरें घुमा कर देखती है तो आदित्य उसे घूर रहा था। तो अबीरा एकदम से घबराकर मन ही मन कहती है, आखिर इस खड़ूस पति परमेश्वर को क्या हो गया, यह मुझे ऐसे खाने वाली नजरों से क्यों देख रहा है, आखिर मैंने क्या कर दिया। और फिर वही एकदम से खुद में सिकुड़ने लगती है और फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बिखेराते हुए जल्दी से गोदावरी जी के पास आकर बैठ जाती है, जिससे आदित्य की नजरें और भी ज्यादा पड़ जाती है। तो अबीरा घबराते हुए मन ही मन अपनी नजरें चुराते हुए बड़बड़ा रही थी, अगर मैं कुछ देर और यहाँ पर रही तो इसकी नजरों से निकलने वाली आग से ही जलकर मर जाऊंगी, यहाँ से 9-2-11 होने में ही भलाई है, ऐसे भी है पति परमेश्वर घूर घूर कर ही मुझे आधे से ज्यादा खा जाएगा। और फिर वह थोड़ा आलस के साथ अपने चेहरे पर थकावट के भाव लाते हुए गोदावरी जी से कहती है, दीदा मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं अपने कमरे में जाऊँ। तो गोदावरी जी मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जाकर तुम थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी मेरी प्यारी बच्ची कितना ज्यादा थक गई होगी। तो अबीरा मुस्कुराते हुए गोदावरी जी की गालों पर प्यारी सी किस करते हुए वहां से जल्दी से 9-2-11 हो जाती है। वही आदित्य की नजर अभी भी ठंडी थी और वह अबीरा को ही जाते हुए देख रहा था कि तभी मिस्टर कुंद्रा उसे बिजनेस की बातें करने लगते हैं, जिससे आदित्य का ध्यान अब मिस्टर कुंद्रा पर आ जाता है और उन लोगों की बातें काफी लंबी चलती है। शाम का वक्त अबीरा मस्त होकर अपने कमरे में इतने समय बाद सो रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही सुकून की नींद आ रही थी और वो गहरी नींद में डूबी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बहुत अच्छा ही सपना देख रही है। वही उसके बगल में सख्त पर्सनैलिटी के साथ आदित्य बैठा हुआ था, जो बहुत देर से उसके चेहरे को ही देख रहा था। ऐसे ही आधे घंटे बाद जब अबीरा की नींद खुलती है तो वह अपनी आंखें मसलते हुए बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह हंगड़ाए लेते हुए उठकर बैठ जाती है। उसने अभी अपनी आंखें पूरी तरह से खोली भी नहीं थी और फिर वह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने आदित्य का गुस्से से भरा चेहरा नजर आने लगता है, जिसे देखकर तो अबीरा एकदम से घबराकर चिढ़ पड़ती है, जैसे उसने अपनी आंखों के सामने कोई भयानक सी चीज देख रही हो। अबीरा एकदम से शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कुछ पलों के लिए मानो जैसे फ्रीज हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्यारी नींद के बाद उसे अपनी आंखों के सामने आदित्य का गुस्से से भरा चेहरा नजर आएगा। वही अबीरा के इस तरह चिल्लाने से आदित्य के चेहरे के भाव और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। अबीरा अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद को नॉर्मल कर अलसाई हुई सुस्त आवाज में अपने होठों को आपस में दबाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में हकलाते हुए कहती है, हा 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 हस्बैंड तुम यहाँ। तो आदित्य अबीरा का ये सवाल सुन अपनी आंखें छोटी कर लेता है और एकदम से उसकी बाजू पकड़ अपनी ओर खींचता है, जिसे अबीरा संभाल नहीं पाती और एकदम से आदित्य के बेहद करीब आ जाती है, जिससे आदित्य की नाक से अबीरा की नाक टकराने लगती है और उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आदित्य गुस्से से दांत पीसकर कहता है, क्या हुआ वाइफी, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? अपनी दादी से तो बहुत मुस्कुराते हुए बात कर रही थी और मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे उड़ क्यों गया? अबीरा मन ही मन घबराते हुए कहती है, आखिर तुम्हारी जल्लाद जैसी शक्ल देखकर भला कौन मुस्कुरा सकता है? लेकिन अफसोस अबीरा आदित्य के मुंह पर यह नहीं कह सकती थी, नहीं तो सुनामी ही आ जाती। वह अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट लाते हुए बिल्कुल इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती है, हस्बैंड ये तुम क्या कह रहे हो? वही आदित्य की आंखें छोटी हो जाती है और वह बिना किसी भाव के अबीरा को देख रहा था, लेकिन उसके देखने का अंदाज इस समय बहुत ज्यादा अलग था, जिससे अबीरा को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए मन ही मन कहती है, इस हस्बैंड को गुस्सा दिल कर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इसे तो मानना पड़ेगा। लगता है गुस्सा इसके 7वें आसमान पर चढ़कर बैठा है। लगता है मुझे खुद का ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और फिर अपने आप की बलि चढ़ाने के लिए अबीरा खुद को तैयार कर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए अपनी दोनों बाहें आदित्य के गले में डालते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, हस्बैंड ऐसे गुस्सा करते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और आखिर किसने कहा तुम्हें कि तुम्हें देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, बल्कि तुम तो मेरी दुनिया हो जिसे देखकर मेरा दिन बन जाता है। लेकिन आदित्य अबीरा की बातों से अभी भी नहीं पिघला था। वह अबीरा को खुद से दूर करते हुए कहता है, मुझ पर तुम्हारी यह ट्रिक काम नहीं करेगी। और वह मन ही मन कहती है, यह हद्दू कहीं का, इसके अंदर कितना घमंड है। कल रात को तो कोई और ही इंसान लग रहा था और आज वही अपने पुराने अवतार में आ चुका है। पता नहीं कब
कब मैं इस पूरी तरह से पटा पाऊंगी। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी इसका सर फोड़ दूं, लेकिन नहीं कर सकती। मेरे संस्कार मुझे इन सब चीजों की गवाही बिल्कुल नहीं देते। आखिर पति है मेरा और पति परमेश्वर होता है जिसकी आरती उतारी जाती है, लेकिन इतने तो मेरी ही ऐसी की तैसी कर रखी है। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि इसका एटीट्यूड कब तक रहेगा। और फिर अबीरा आदित्य के एकदम से करीब आ जाती है और अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर बड़े ही प्यार से चलते हुए धीमी आवाज में आदित्य के करीब होते हुए कहती है, हस्बैंड तुम्हारी बेरुखी हमेशा ही मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आती है। आखिर ये तो बता दो कि मेरी गलती क्या है जो तुम ऐसे बच्चों की तरह चिढ़कर बैठे हुए हो। तो आदित्य अपनी गहरी काली आंखों से अबीरा को घूरता है, जैसे मानो आंखों ही आंखों से कह रहा हो कि सच में मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्यों नाराज हूँ। वही अबीरा को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अड्डू आखिर गुस्सा किस बात पर है और ऐसे खाने वाली नजरों से उसे क्यों देख रहा था, जिससे अबीरा को घबराहट के साथ गुस्सा भी आ रहा था आदित्य के ऊपर, लेकिन साथ ही उसके दिल में डर भी था आदित्य के गुस्से का। आखिर कैसे अबीरा आदित्य के गुस्से को ठंडा करेगी और क्या आदित्य मानेगा और फंस जाएगा अबीरू के जाल में। आखिर क्यों है आदित्य अबीरा से नाराज, जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।